अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की, जिसको हम ANN भी बोलते हैं। और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये बुनियाद है किसकी, डीप लर्निंग की। और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हमने इस डायग्राम को जो है वो लास्ट टाइम डिटेल में देखा था। अब मज़ीद हम इसमें कुछ बात करेंगे और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में आपको क्या नज़र आते हैं? सबसे पहले न्यूरॉन्स नज़र आते हैं। ये जो सर्कल बने हुए हैं, मैंने बताया था कि ईच सर्कल इज कॉल्ड अ न्यूरॉन इन बायोलॉजिकल वे, और इन आर्टिफिशियल नेटवर्क वी विल से इट रिसेप्ट्रॉन। और हर रिसेप्ट्रॉन में हम कुछ इनपुट्स फीड करते हैं। ये पहली लेयर है, इन न्यूरॉन्स की ये पहली लेयर है। और ये इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? इस लेयर को हम बोलते हैं इनपुट लेयर। और इस इनपुट लेयर में हम कुछ इनपुट्स जो हैं वो क्या करते हैं? इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इनपुट X1, दूसरे न्यूरॉन में X2 और तीसरे न्यूरॉन में X3 और फोर्थ न्यूरॉन में X4 जो है वो हमने इनपुट इंसर्ट की है। अब ये जो हम इनपुट इंसर्ट करते हैं ये फॉरवर्ड होती है इनपुट लेयर से नेक्स्ट लेयर को, और ये जो नेक्स्ट लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? हिडन लेयर। लेकिन जब हम इनपुट लेयर से हिडन लेयर को अपनी इनपुट पास करते हैं तो ड्यूरिंग दैट ट्रांसफर हम कोशिश करते हैं कि इन इनपुट्स में कुछ खास किस्म का अगर कोई रिलेशनशिप है वो हम फाइंड आउट कर लें। उस रिलेशनशिप को फाइंड आउट करने के लिए हर इनपुट को फॉरवर्ड करने से पहले ये देखें वेट डिफाइन किया जाता है। क्या डिफाइन किया जाता है? वेट डिफाइन किया जाता है। यहां पर जिस तरह मैंने लिखा है W11, W21, W31, W41, ये वेट्स जो हमने इनिशियलाइज किए हैं, ये वेट्स इसलिए इनिशियलाइज किए हैं ताकि हम सेम इनपुट आगे हिडन लेयर को ट्रांसफर ना करें, बल्कि उसमें कुछ रिलेशनशिप फाइंड आउट करके हम नई इंफॉर्मेशन जो है वो हिडन लेयर को फॉरवर्ड करें। तो यहां पर W11 जो है ये पहला वेट है, W21 जो है ये दूसरा वेट है, W31 तीसरा वेट है और W41 चौथा वेट है। और ये वेट्स जो हैं स्टार्ट में हम इसकी रैंडम वैल्यूज जो है असाइन करते हैं। ठीक होगी बात? और ये 11 शो कर रहा है कि ये पहले न्यूरॉन का पहला वेट है। W21 प्रेजेंट कर रहा है, ये 2 जो है सेकंड न्यूरॉन का पहला वेट है, ये थर्ड न्यूरॉन का पहला वेट है और ये फोर्थ न्यूरॉन का पहला वेट है। तो हम इन वेट्स को फॉरवर्ड करते हैं किसमें? नेक्स्ट हमारे पास हिडन लेयर में। नेक्स्ट हिडन लेयर में हम इसको क्या कर देते हैं? फॉरवर्ड कर देते हैं वेट्स को और इनपुट्स को, वेट्स को और इनपुट्स को। और वो फॉरवर्ड कैसे करते हैं सुनिएगा। हम इस फर्स्ट इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? फर्स्ट वेट के साथ। X1 को मल्टीप्लाई किया इसी न्यूरॉन के वेट के साथ। यहां पे मैंने लिखा W11 मल्टीप्लाई बाय X1, समझ के। फिर सेकंड इनपुट को सेकंड न्यूरॉन के वेट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे रिजल्ट मैंने आपके सामने लिख दिया W21 मल्टीप्लाई बाय X2। इसी तरह थर्ड न्यूरॉन के इनपुट को हम थर्ड वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा? W31 मल्टीप्लाई बाय X3। और इसी तरह फोर्थ वेट की इनपुट को हम, फोर्थ न्यूरॉन की इनपुट को हम फोर्थ वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या हो जाएगा? W41 इंटू X4। और इन सब को हम क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। दरमियान में क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है। तो पहली इनपुट मल्टीप्लाई बाय पहला वेट, दूसरी इनपुट मल्टीप्लाई बाय दूसरा वेट, थर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय थर्ड वेट, और फोर्थ इनपुट को मल्टीप्लाई करेंगे फोर्थ वेट के साथ। और इन सब का क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे। और सम करने के बाद इसमें कोई बायस हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। और इस बायस के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? ये बेसिकली क्या है? वाई इंटरसेप्ट। ये क्या है? वाई इंटरसेप्ट है। तो ये सारे का जो रिजल्ट आएगा उसको मैं वेरिएबल z में स्टोर कर रहा हूं। कहां पे रख रहा हूं? वेरिएबल z में। और इस z को मैं पास कर दूंगा किसमें? हमारी नेक्स्ट न्यूरॉन
में, जो कि हिडन लेयर का न्यूरॉन है। यहां पर सिर्फ मैंने एक न्यूरॉन की इनपुट को शो किया है। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको तमाम के तमाम न्यूरॉन से जिस तरह से इनपुट्स आ रही थी वो फॉरवर्ड करके, वो प्रेजेंट करके दिखाई थी। लेकिन आज समझाने के मकसद से कि बेसिकली जब इनपुट लेयर से हिडन लेयर को डाटा ट्रांसफर होता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या किया है, सिर्फ एक जो है न्यूरॉन को इनपुट ट्रांसफर करके दिखाई है। तो जब भी इनपुट लेयर से या किसी एक लेयर से किसी दूसरी लेयर में आप इंफॉर्मेशन पास करते हैं तो उसका तरीकाकार क्या होता है कि जितनी भी आपके पास इनपुट्स होती हैं उनको वेट से मल्टीप्लाई करके उनका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन का समीशन करते हैं, बायस ऐड करते हैं और जो रिजल्ट है उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, z। और इस z को हम पास कर देते हैं किसमें, इस z को हम पास कर देते हैं हमारी हिडन लेयर के न्यूरॉन। समझे मेरी बात। और जैसे ही हम इसको हिडन लेयर के न्यूरॉन में फॉरवर्ड करते हैं तो हिडन लेयर में हमने कहा था क्या मौजूद होता है, हिडन लेयर में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। यहां पर ये मैंने एक एक्टिवेशन आपके फंक्शन लिखा सामने, 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस z। क्या फंक्शन है जी, 1 ओवर, यहां पर लिख रहा हूं मैं 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस z, ई रेज टू पावर माइनस z। ये जो एक्टिवेशन फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस z, यहां पर ये मैंने मेंशन किया हुआ है, ये कौन सा फंक्शन है, ये एक्टिवेशन फंक्शन। और एक्टिवेशन फंक्शन का खास नाम है, इस एक्टिवेशन फंक्शन का खास नाम है और वो नाम क्या है, सिग्मोइड। ये जो एक्टिवेशन फंक्शन मैंने आपके सामने लिखा है 1/1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस z, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मोइड फंक्शन बोलते हैं, SIGMO और I और देन D, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन है। तो हमने कहा कि हमने z को ट्रांसफर कर दिया हिडन लेयर के पहले न्यूरॉन को, उस हिडन लेयर में जो एक्टिवेशन फंक्शन यूज किया है वो मैंने अभी मिसाल के तौर पे आपके सामने लिखा है, वो कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन है, सिग्मोइड। और एक्टिवेशन फंक्शन का काम क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन का काम ये होता है कि ये हमारे डाटा को नॉन लीनियराइज करता है। ये क्या करता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स जो है वो हमारे डाटा के अंदर फाइंड आउट करता है। क्योंकि ओवरऑल जब भी हम अपनी इंफॉर्मेशन को पास कर रहे हैं तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे डाटा में जो रिलेशनशिप्स हैं वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो ये जो एक्टिवेशन फंक्शन होता है इसका मेन पर्पस क्या है कि आपके डाटा के दरमियान जो नॉन लीनियरिटी जो है वो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और दूसरा ये क्या करेगा, आपके डाटा को नॉर्मलाइज करेगा। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम एक्टिवेशन फंक्शंस को पढ़ेंगे, हमारे पास ढेर सारे जो हैं वो एक्टिवेशन फंक्शन है। हमारे पास सिग्मोइड फंक्शन है, हमारे पास हाइपरटेंजेंट फंक्शन है, हमारे पास रैल्यू फंक्शन है, हमारे पास लीकी रैल्यू फंक्शन है। तो इन सारे एक्टिवेशन फंक्शंस को इस कोर्स में हमने डिस्कस करना है। लेकिन फिलहाल ये याद रख लें कि हिडन लेयर में क्या मौजूद होता है, एक्टिवेशन फंक्शन मौजूद होता है। और एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, आपके डाटा के दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करता है। और दूसरा इसका बेसिक काम क्या होता है, वो ये होता है कि आपके डाटा को नॉर्मलाइज करता है। आपके डाटा को क्या करता है, नॉर्मलाइज। अगर आपके डाटा में बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है तो उसको एक स्केल में ले आता है, उसको क्या करता है, एक स्केल में ले आता है। तो यहां से फिर एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो मैंने ये जो z इनपुट है, ये देखिए मैंने कहां पे ट्रांसफर की है, ये z इनपुट मैंने ट्रांसफर की है सिग्मोइड फंक्शन में, हमारे एक्टिवेशन फंक्शन में। तो ये एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, कोई ना कोई रिजल्ट देगा। उस रिजल्ट को मैंने कहां पे स्टोर कर लिया है, वेरिएबल a में। अब ये वेरिएबल a नेक्स्ट लेयर के लिए हमारे पास क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। अब नेक्स्ट लेयर में वो इनपुट जो है ये वेरिएबल a मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, W12 के साथ। इसकी इनपुट जो है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, W22 के साथ। और इसकी इनपुट मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, W32 के साथ, बिल्कुल जिस तरह यहां पर ऊपर मैंने डिफाइन किया आपके सामने। और फाइनल रिजल्ट जो है वो हमारे पास यहां पर मैंने y हैट की सूरत में लिखा है। समझ गए, हमने क्या किया, अपनी इनपुट्स को, इनपुट लेयर्स को ट्रांसफर किया, उन इनपुट्स को का मल्टीप्लिकेशन सम लिया हमने, समीशन लिया मल्टीप्लिकेशन का किसके साथ, वेट्स के साथ। और उन वेट्स में हमने उस मल्टीप्लिकेशन समीशन में हमने क्या
सम कर दिया 22 और वो ऐड कर दिया किसमें, इनको ऐड करने के बाद किसमें, वेरिएबल में स्टोर कर दिया z में, और इस z को हमने अपनी हिडन लेयर को ट्रांसफर किया। और जब हमने अपनी हिडन लेयर को इसको ट्रांसफर किया तो वहां पर क्या मौजूद था, एक्टिवेशन फंक्शन मौजूद था। एक्टिवेशन फंक्शन ने दो काम किए, एक तो इस डाटा के दरमियान नॉन लीनियर रिलेशनशिप को फाइंड आउट किया, और दूसरा डाटा को क्या किया, नॉर्मलाइज किया, और जो आउटपुट है वो हमने ए में रखवाई और ए को फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट लेयर के इनपुट के लिए। तो यहां पे एक से ज्यादा इनपुट्स भी हिडन लेयर्स भी हो सकती हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। और फाइनल में हमें क्या मिल गई, y हैट की वैल्यू जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है। फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं 1 आंसर मिलेगा मुझे, लेकिन आंसर आया है फॉर एग्जांपल, लास्ट टाइम भी मैं इसको डिस्कस कर रहा था 0.4। क्या आंसर आया 0.4। तो इनपुट से लेयर से लेकर y हैट या y कैप तक जो हमारी कैलकुलेटेड आउटपुट है, इस सारे प्रोसेस को बोलते हैं फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। इस सारे प्रोसेस को, इस सारे डाटा ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, ये मैंने आपके सामने लिखा है FFN, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। और इस नेटवर्क में हम इनपुट से डाटा रिसीव करते हैं इनपुट लेयर से, नेक्स्ट हिडन लेयर को फॉरवर्ड करते हैं, फिर उससे नेक्स्ट हिडन लेयर को फॉरवर्ड करते हैं, हो सकता है उसके बाद एक और हिडन लेयर हो, उसको फॉरवर्ड करते हैं, और फाइनली हमें क्या मिल जाता है, हमारा आउटपुट रिजल्ट मिल जाता है। और इस सारे सीक्वेंस को क्या कहा जाता है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। क्या कहा जाता है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। तो यहां तक तो बात कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखते हैं कि हमारी जो कैलकुलेटेड आउटपुट है, हम उसको अपने डिजायर्ड आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर 1 है मेरी डिजायर्ड आउटपुट, मुझे 1 चाहिए था, रिजल्ट क्या आया 0.4। अब मैं जब इनको माइनस करूंगा 0.4, यहां से क्या करूंगा, माइनस करूंगा, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है जी 0.6 का, 0.6 का डिफरेंस आ रहा है। ये जो डिफरेंस है इसको हमने कैसे कैलकुलेट किया, जब हमने y में से माइनस कर दिया किसको, y हैट को। और ये जो डिफरेंस है इसको हम कॉस्ट भी बोलते हैं, इसको हम लॉस भी बोलते हैं, इसको हम एरर भी बोलते हैं। और मैंने कहा था इन तीनों टर्म्स में माइनर सा डिफरेंस है, इसको आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो लॉस है बेसिकली इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड आवर कैलकुलेटेड वैल्यू। और अगर ये डिफरेंस बहुत कम है या नहीं है तो फिर हम कहेंगे हमारा नेटवर्क बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर ये डिफरेंस बहुत ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है हमारा लॉस बहुत ज्यादा आ रहा है, हमारी कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। और ढेर सारे हमने कॉस्ट फंक्शंस भी आगे जाके डिटेल में पढ़ने हैं इस कोर्स में। लेकिन यहां पर अभी बताने का मकसद ये है कि हम अपनी एक्चुअल आउटपुट और अपनी डिजायर्ड आउटपुट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जब इसको कंपेयर किया जाता है तो क्या होता है, हमारे पास लॉस, कॉस्ट या एरर आता है। जब लॉस, कॉस्ट या एरर आता है तो हम देखते हैं कि आया वो एरर ज्यादा है या वो एरर क्या है, कम है। वो एरर ज्यादा है या वो एरर क्या है, कम। तो उसके लिहाज से फिर अगर वो एरर ज्यादा हो तो हम अपने वेट्स को अपडेट करते हैं। हम अपने वेट्स को क्या करते हैं, अपडेट। अब यहां पर मेरी बात सुनिएगा, मुझे बताओ, मुझे ये जो आउटपुट है ये क्यों मिली। ये आउटपुट मुझे इसलिए मिली है क्योंकि हमारे पास इन वेट्स की वैल्यूज जो हैं हमने असाइन की हैं। अगर मैं वेट्स की वैल्यूज चेंज करूंगा तो ये आउटपुट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है कि जो आपकी कैलकुलेटेड आउटपुट है वो किस पर बेस कर रही है, वो आपके वेट्स पर बेस कर रही है। और समहाउ अगर मैं वेट्स को चेंज करके इस तरह से एडजस्ट कर दूं कि ये मेरे पास y और y हैट यानी कि मेरी एस्टिमेटेड आउटपुट और मेरी कैलकुलेटेड आउटपुट के दरमियान जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसका मतलब है जो आउटपुट मैं चाहता हूं वही आउटपुट मेरा नेटवर्क मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर मकसद क्या है, वेट्स को एडजस्ट करना। और वेट्स कैसे एडजस्ट होंगे, बैकवर्ड प्रोपेगेशन में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि हम यहां पर अपना लॉस जो है वो ऑप्टिमाइजर को देंगे और ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, बैकवर्ड प्रोपेगेशन करता हुआ हमारे वेट्स को अपडेट करेगा। तो यहां पर हम किसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं, यहां पर हम वेट्स को लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा नेटवर्क किसको लर्न करने की कोशिश कर रहा है, हमारा
नेटवर्क वेट्स को लर्न करने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि डीप लर्निंग में लर्निंग का वर्ड से क्या मुराद है, लर्निंग के वर्ड से मुराद यह है कि नेटवर्क वेट्स को क्या करने की कोशिश करता है, लर्न करने की कोशिश करता है। और जब हमारा नेटवर्क अपने वेट्स को सीख कर लर्न करके इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि हमारी डिजायर्ड आउटपुट और हमारी कैलकुलेटेड आउटपुट क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम कहते हैं कि हमारे नेटवर्क ने लर्निंग कर ली है। और डीप से क्या मुराद है, डीप लर्निंग में लर्निंग से मुराद तो हमें पता चल गई कि लर्निंग से मुराद लर्निंग द वेट, लर्निंग द वेट्स। और वेट्स कैसे लर्न करते हैं, इन द प्रोसेस ऑफ बैकवर्ड प्रोपेगेशन। इज दैट क्लियर। और डीप से क्या मुराद है, डीप से मुराद नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हैं, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स हैं। अगर हम काफी ज्यादा नंबर ऑफ हिडन लेयर्स जो हैं वो यूज करें तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हिडन लेयर्स, ये वाली हिडन लेयर्स जो हैं वो हम बढ़ाते जाएंगे, हमारा नेटवर्क डीप होता जाएगा, हमारा नेटवर्क क्या होता जाएगा, डीप होता जाएगा। समझ गए। तो हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन में नए वेट्स को चेंज करने के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं, यहां पर मैं आपके सामने लिख रहा हूं डब्ल्यू न्यू नया वेट। कैसे वेट्स अपडेट होते हैं, डब्ल्यू न्यू नया वेट्स इक्वल होगा किसके, ओल्ड वेट माइनस ये जो सिंबल मैंने आपके सामने लिखा है, दैट सिंबल इज कॉल्ड ईटा। अब ईटा क्या बोला है, ईटा लर्निंग रेट। ईटा क्या है, लर्निंग रेट है। इसके बारे में आगे जाके हम डिटेल में बात करेंगे कि लर्निंग रेट से क्या मुराद। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया यहां पर अगर देना चाहूं तो लर्निंग रेट से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज को सीखने लगते हैं, जब आप सीखते हैं तो आप ग्रेजुअली एंड स्लोली जो है उस चीज को सीखते हैं। अब ये ग्रेजुअली और स्लोली का जो वर्ड मैंने यूज किया है, इट्स मीन दैट इज योर लर्निंग रेट। आप 3 चीजें डेली सीख रहे हैं तो दैट इज योर लर्निंग रेट। अगर आप 4 चीजें डेली सीख रहे हैं तो ये आपका लर्निंग रेट है। इसी तरह हम अपने नेटवर्क का भी लर्निंग रेट डिसाइड करते हैं और ये एक हाइपर पैरामीटर है। तो लर्निंग रेट यहां पर इसको बोलते हैं ईटा। इस सिंबल को क्या यूज करते हैं वर्ड इसके लिए, ईटा। और ये क्या है, लर्निंग रेट। और ये मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, डी सी ओवर डी डब्ल्यू। सी क्या है यहां पर हमें पता है, सी हमारी कॉस्ट है, सी क्या है, कॉस्ट है। इज दैट क्लियर। और डब्ल्यू क्या है, वेट है। जब हम अपने कॉस्ट को, अपने एरर को, अपने लॉस को डिफरेंशिएट कर देते हैं किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, विद रिस्पेक्ट टू आवर ओल्ड वेट्स। इज दैट क्लियर। इसकी भी अभी मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन देनी है कि बेसिकली ये डीसी ओवर डी डब्ल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में हम इसको देखेंगे। लेकिन अभी यहां पर आप देख लें कि जो नया वेट कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन है वो क्या है, वेट न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड माइनस ईटा मल्टीप्लाई बाय डी सी ओवर डी डब्ल्यू। और डी सी ओवर डी डब्ल्यू क्या है, डेरिवेटिव ऑफ आवर लॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू आवर वेट्स, विद रिस्पेक्ट टू आवर वेट्स। यहां पर मैंने लिखा है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट या एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट्स। वेट्स कौन से, ओल्ड वाले वेट्स जो हमारे पास मौजूद हैं। तो इस सारी चीज को सामने रखते हुए बैकवर्ड प्रोपेगेशन होती है। और इस बैकवर्ड प्रोपेगेशन में हम क्या करते हैं, वेट्स को एडजस्ट करते हैं। और वेट्स इस तरह से एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो और डिजायर्ड आउटपुट जो है, जो कैलकुलेटेड आउटपुट है उसमें डिफरेंस जो है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो ये बैकवर्ड प्रोपेगेशन है और ये क्या है, हमारे पास फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक तो फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को देखा और थोड़ी सी डेप्थ मैंने आपको बताई कि बेसिकली जब इनपुट लेयर में से जो इंफॉर्मेशन है आगे हिडन लेयर्स को कैसे पास करते हैं। इज दैट क्लियर। तो इस लेक्चर को जरा गौर से देखिएगा, ये बड़ी बेसिक चीजें हैं, इनका समझना लाजमी है। आगे चल के इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम बैकवर्ड प्रोपेगेशन को भी डिटेल में देखेंगे। हम अपने कॉस्ट के डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू वेट्स कैसे कैलकुलेट करना है उसको भी देखेंगे। हम एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, हम लॉस या कॉस्ट फंक्शंस के बारे में भी बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।